Hey everyone, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So प्रेसिडेंट मुर्मू ने दे दी है मंजूरी वक्फ बिल को। जी हाँ, वक्फ बिल आपका बन चुका है लॉ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अब ये आ चुका है, जिसमें जितने भी मेजर चेंजेस हुए हैं आज के सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ दिन से आप न्यूज़ में ये सब देख ही रहे होंगे, काफ़ी हद तक आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो भी चुकी होगी। बैकग्राउंड क्या है, क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर इसके सवाल उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ज़रूर कान में पड़ी होंगी। ठीक है, सो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अब जो एक्ट आया है वो क्या बेनिफिट करने वाला है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उस एक्ट में मेन प्रोविजंस क्या हैं, हम कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस एक्ट से उसका। साथ ही साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कहाँ से आया। ठीक है, ये रहेगा आज के सेशन का आपका पूरा का पूरा आउटलाइन। तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 60% ऑफ चल रहा है अगेन हमारे क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शंस पे। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। ये है लिमिटेड पीरियड ऑफर, लेकिन जब भी एनरोल करिएगा डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10। यू कैन यूज दिस कोड एंड गेट अ 60% ऑफ ऑन योर क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस। अब इसी बात पे हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज आई गेस देयर इज ओके। सो नया बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। आई गेस आई हैव मिस्ड दैट थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो जी हाँ, नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज क्लैट पीजी एलेट कॉन्क्वेरर्स बैच 2026 का। ये आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको 60% ऑफ मिलेगा। अगर मैं बात करूँ प्लस प्रोग्राम की, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। स्पेशल लाइव फ्री क्लास जो है उसकी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है, इन्फॉर्मेटिव क्लासेस रहती हैं आपके क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी, यूट्यूब सेशन पर स्पेशल क्लासेस की। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के अपने टॉपिक पर। तो द थिंग इज कि 5 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995। जी हाँ, वक्फ एक्ट इससे पहले का कब का चला आ रहा था, वो था आपका 1995 का, जिसको अमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी है। और अब जो बिल आपका है, अब जो बिल एक्ट बन चुका है, अब उस एक्ट को जाना जाएगा बहुत ही लंबे चौड़े नाम से, एंड दैट विल बी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उम्मीद एक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में उम्मीद एक्ट कहा जा रहा है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। नाउ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो एम है वो है वक्फ एक्ट 1995 के इश्यूज को फिक्स करना। जी हाँ, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में इश्यूज हम अभी तक देखते आ रहे थे, उसको फिक्स करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है। ये जो प्रपोज चेंजेस हैं ये किस पे फोकस करने वाले हैं, तो सबसे पहला ये फोकस करेगा जो भी प्रीवियस एक्ट की कमियां हैं उसको दूर करना है, और जो वक्फ बोर्ड की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। क्योंकि कई समय से हम देखते आ रहे हैं, काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कहीं पे हमें इतना ज्यादा नहीं दिखता है रोल उनका, जितना जिस हिसाब से उनको स्थापित किया गया था। तो उनकी एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए इसको लाया गया है। दूसरा, वक्फ की डेफिनेशंस को अपडेट करने के लिए लाया गया है। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। एंड चौथा, टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ चुकी है तो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना यहाँ पे भी जरूरी था। तो टेक्नोलॉजी के रोल को बढ़ाना है इन मैनेजिंग द वक्फ रिकॉर्ड। इसी के साथ साथ
एक और बिल लाया गया है, दैट इज मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025। ये जो है ये मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का जो मुसलमान वक्फ एक्ट है उसको रिमूव करने के लिए ये नया बिल लाया गया है, जो कि नो लॉन्गर इफेक्टिव है आपका मॉडर्न इंडिया के लिए, एंड इसको भी प्रेसिडेंट की असेंट मिल चुकी है। ओके, ये जो रिपील है इससे क्या फायदे होंगे, तो ये रिपील क्या करेगा, ये जो आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनके मैनेजमेंट में एक यूनिफॉर्म रूल्स लेकर आएगा। अलग अलग रूल्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रूल होंगे जब वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करना होगा अंडर द वक्फ एक्ट 1995। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा वक्फ मैनेजमेंट में, ठीक है, मतलब वक्फ मैनेजमेंट में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। एंड तीसरा, कंफ्यूजन एलिमिनेट होगा, लीगल कॉन्ट्राडिक्शंस एलिमिनेट होगा विच इज कॉज्ड बाय द ओल्ड लॉ। ओके, कंफ्यूजन खत्म होगा, लीगल कॉन्ट्राडिक्शन जो भी होती आई हैं अभी तक वो सब यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। अब जब इतना ज्यादा वक्फ की बात हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट आता है वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मुस्लिम्स डोनेट करते हैं किसी स्पेसिफिक रिलीजियस, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस के लिए। जी हाँ, ये मुस्लिम्स डोनेट करते हैं एक स्पेसिफिक रिलीजियस, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस के लिए। ओनरशिप जो इस प्रॉपर्टी की होती है वो माना जाता है कि ईश्वर के नाम चली जाती है। जी हाँ, वो बिलोंग कर जाती है गॉड को, एंड जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं जिसके लिए डेडिकेट किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जो वक्फ होता है आपका वो एस्टैब्लिश होता है रिटन डीड, लीगल इंस्ट्रूमेंट या फिर ओरली, ज्यादातर ओरल प्रैक्टिस हम देखते हैं। दूसरा, यूज एंड परमानेंस की बात कराओ तो अगर एक बार प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है, वक्फ, A property may be recognized as waqf if it has been used for religious or charitable purpose over an extended period। अगर एक लंबे समय तक किसी की प्रॉपर्टी को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है तो अब उस प्रॉपर्टी को वक्फ के नजरिए से देखा जाएगा। इररेवोकेबिलिटी से क्या पता चलता है, अगर एक बार प्रॉपर्टी पे वक्फ का ठप्पा लग गया तो फिर वो रिक्लेम या ऑल्टर नहीं करी जा सकती है डोनर के द्वारा। अब वापस से वो अपनी प्रॉपर्टी को डिमांड नहीं कर सकता है, ना ही वो उसमें कोई ऑल्टरेशन मांग सकता है। हाउएवर, अगर हम बात करें बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तो वहां पे हर एक इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रीज लाइक टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, टूनिशिया एंड इराक, इनके पास वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वक्फ बोर्ड है एज द लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स। जी हाँ, जो शहरी जमीनें हैं, अर्बन लैंड ओनर्स जो हैं उसके रूप में सबसे ज्यादा इंडिया के पास वक्फ बोर्ड है एज द लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स। लीगल प्रोटेक्शन इस एक्ट के तहत उनको मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड की अगर हम इंडिया में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड कवर होता है विद एन एस्टिमेटेड वर्थ उसकी 1.2 लाख करोड़ है। Further, Waqf Board is the largest landowner in India after the Armed Forces and the Indian Railways। अगर जमीन की बात करें तो आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के सबसे ज्यादा जमीन है भारत में, एंड थर्ड नंबर पे हमारा वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। नाउ व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ। तो वक्फ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था सिंस द अर्ली डेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से वक्फ हमारा इंडिया में एग्जिस्ट करा। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम घावर, इन्होंने 2 विलेजेस डेडिकेट किए थे मुल्तान जामा मस्जिद को, एंड अपॉइंट किया था शेखुल इस्लाम को एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो हुआ क्या कि मुल्तान जामा मस्जिद, इनको 2 विलेजेस इन्होंने डेडिकेट किए थे सुल्तान मुइजुद्दीन ने, एंड वहां पे उन्होंने शेखुल इस्लाम को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रखा था ख्याल रखने के लिए। एज द दिल्ली सल्तनत और जो सब्सिक्वेंट इस्लामिक डायनेस्टीज आपकी बाद में आती गई इंडिया में, जैसे जैसे वो फ्लरिश होती गई वैसे वैसे वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बढ़ता गया और वक्फ प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली गई। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ब्रिटिश राज कंट्रोवर्सी, तो लेट 19th सेंचुरी में जो प्रीवी काउंसिल था उन्होंने वक्फ को क्रिटिसाइज करा। इन्होंने कहा ये तो परपिचुटी ऑफ द वर्स्ट काइंड है
क्योंकि प्रॉपर्टी को हम एक लंबे समय तक, इनडेफिनिट पीरियड तक होल्ड पे नहीं रख सकते हैं, और ये तो वही हो रहा है, दिस इज परपेचुइटी ऑफ द वर्स्ट काइंड, और इस नाते प्रीवी काउंसिल ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर करा था। हाउएवर, जो मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1993 का था, उसने वक्फ सिस्टम को इंडिया में अपहेल्ड करा ब्रिटिशर्स के क्रिटिसिज्म के बाद भी। अब आया वक्फ एक्ट 1954। इंडिपेंडेंस के बाद वक्फ एक्ट 1954 को इंट्रोड्यूस किया गया था वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए, जो कि पूरे भारत में फैली हुई थी। इन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करा, जो आपका 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जिससे कि ये सारे काम देख सके, जो भी आपके अलग अलग स्टेट्स में वक्फ बोर्ड स्थापित थे उनके काम देखे जा सके। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड आपके एस्टैब्लिश हो रखे थे वो सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954 के तहत एस्टैब्लिश किए गए थे। वक्फ एक्ट 1995 इसके बाद आया, जिसका कंपैरिजन आज हम पढ़ेंगे 2025 के अमेंडमेंट एक्ट के साथ। तो वक्फ एक्ट 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी वक्फ प्रॉपर्टी के रेगुलेशन और मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। ये जो लेजिस्लेशन था ये ओवरराइडिंग अथॉरिटी ग्रांट कर रहा था प्रॉपर्टी लॉज पे, एंश्योरिंग कि जो वक्फ एसेट्स होंगे इनको हम इस्लामिक लॉ में प्राइमरली एडमिनिस्टर करेंगे, जबकि हम उसी के साथ साथ प्रोटेक्शन एनहांस करते रहेंगे इंक्रोचमेंट और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहती थी, एक ओवरव्यू। नाउ व्हाट वर द मेजर इश्यूज? मेजर इश्यूज क्या थे जिसकी वजह से जरूरत पड़ी हमें नए की? तो मेजर इश्यूज ये थे कि इररेवोकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, एक बार आपने वक्फ दे दिया, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये जो प्रिंसिपल था इसकी वजह से काफी डिस्प्यूट होता रहता था। फिर कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं था, विच मीन्स अगर एक बार वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई भी डिसीजन ले लिया तो इसको हायर कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। ट्रिब्यूनल का जो जवाब था, डिसीजन था, वो सराखों पे था, अब हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। लीगल डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे हुए, पुअर मैनेजमेंट भी था। जी हाँ, वक्फ एक्ट 1995 और उसका जो 2013 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था वो भी बहुत इफेक्टिव हमें नहीं दिखा। क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखी? तो वो ये था कि जो वक्फ लैंड था उसका इलीगल ऑक्यूपेशन हो रहा था। सेकेंड क्या था, मिसमैनेजमेंट और ओनरशिप डिस्प्यूट था। तीसरा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और सर्वेज में काफी हमें डिले देखने को मिल रहा था। एंड चौथा, लार्ज स्केल लिटिगेशन केसेस यहाँ पे थे, एंड मिनिस्ट्री को काफी कंप्लेंट्स यहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई थी। इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्वे कमिश्नर का काम बहुत बुरा देखा गया, यानी काफी डिलेज इनके पार्ट पे देखे गए। इन अ स्टेट लाइक गुजरात एंड उत्तराखंड सर्वेज स्टार्ट भी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे ऑर्डर किया गया था 2014 में, दैट इज स्टिल पेंडिंग। लैक ऑफ एक्सपर्टीज देखी गई, पुअर कोऑर्डिनेशन देखा गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी स्लो चल रहा था। वक्फ लॉ का मिसयूज भी किया गया। जी हाँ, कुछ स्टेट वक्फ बोर्ड ने अपनी पावर को मिसयूज किया, जिसकी वजह से काफी कम्युनिटी टेंशन सोसाइटी में फ्लरिश हुई। सेक्शन 40 जो वक्फ एक्ट का था, जिसको लेके पार्लियामेंट में भी बातें उठी, सेक्शन 40 वक्फ एक्ट का वाइडली मिसयूज किया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए, कॉजिंग लीगल बैटल्स एंड अनरेस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से काफी लीगल बैटल्स हमें देखने को मिली और काफी अनरेस्ट सोसाइटी में बना रहता था। अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो आउट ऑफ 30 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब अगर ओवरऑल 30 स्टेट्स और यूटीज इंक्लूड कर को देख लो 30 को, तो डेटा खाली 8 स्टेट्स ने दिया है, जहां पे 515 प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर करा गया है अंडर सेक्शन 40, विच इज अ लॉट। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वक्फ एक्ट। जी हाँ, अभी जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है 25 का, सुप्रीम कोर्ट ने उन पेटिशंस को कंसिडर करने के लिए अग्री करा है, क्योंकि मल्टीपल पेटिशंस फाइल करी गई है चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वक्फ एक्ट। इनका कहना है कि रिलीजियस फ्रीडम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसको कंसिडर डेफिनेटली किया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड जो केस होगा वो भी ऑटोमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेटिशन फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी मल्टीपल पेटिशंस फाइल हुई है। तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखते हैं वक्फ एक्ट 1995 क्या था। वक्फ एक्ट जो आपका 1995 में बनाया गया था, जैसा कि मैंने कहा
वक्फ प्रॉपर्टी जो इंडिया में थी उसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर रहा था। ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो इंडिया में थी, ये प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीटली डेडिकेटेड थी रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए अंडर द इस्लामिक लॉ। ये जो एक्ट है ये मैंडेट कर रहा था कि वक्फ बोर्ड को आपको एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा एट द स्टेट लेवल टू ओवरसी दीज प्रॉपर्टीज, जिससे कि ध्यान रखा जाए प्रॉपर्टीज का। नाउ व्हाट वर द की प्रोविजंस ऑफ 1995, ये आपका जानना जरूरी है, तभी आपको 2025 का एक्ट समझ में आएगा। तो वक्फ बॉडीज के रोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एक्ट है ये वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करता था, अलोंग विद द ड्यूटीज ऑफ मुतावली। मुतावली इज बेसिकली द मैनेजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, जिसको हम केयर टेकर भी कह सकते हैं। इन सब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ये एक्ट बात करता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल्स की बात कर ले तो ये डिफाइन करता है, 95 वाले एक्ट की बात मैं कर रही हूँ, फिर से रिमाइंड करा दूं। तो ये जो आपका है एक्ट, ये वक्फ ट्रिब्यूनल्स की अथॉरिटी और लिमिटेशन को डिफाइन करता था, जो कि एज अ सब्सटीट्यूट फंक्शन करती है सिविल कोर्ट के लिए। ठीक, सिविल कोर्ट, जहां पे सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है वहां पे ट्रिब्यूनल्स का नहीं होता है, जहां ट्रिब्यूनल्स का होता है वहां सिविल कोर्ट का नहीं होता है। तो ट्रिब्यूनल्स आपका सिविल कोर्ट के सब्सटीट्यूशन में काम करती हैं। सिविल कोर्ट की पावर की बात कर लो तो वही है, क्योंकि उसके सब्सटीट्यूट पे काम करती है, तो जो भी सीपीसी के तहत एक सिविल कोर्ट को पावर मिली होती है वही सेम पावर ये ट्रिब्यूनल्स भी होल्ड करती थी। बाइंडिंग पावर की बात करें तो इनके डिसीजंस फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, एंड किसी भी सिविल कोर्ट को परमिट नहीं किया जाता है कोई भी लॉ सूट या लीगल डिस्प्यूट एंटरटेन करने के लिए जो ट्रिब्यूनल के परव्यू में आते हैं। अगर ट्रिब्यूनल के परव्यू में आ रहे हैं तो सिविल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ अमेंडमेंट बिल कह लो या एक्ट कह लो 2025 का उम्मीद एक्ट, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कि क्या वहां पे शॉर्टकमिंग्स थी 95 में, जिन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हम 25 के एक्ट को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो एक्ट का नाम चेंज हुआ है, वक्फ एक्ट 1995 था, बिल्कुल सिंपल था। अभी जो आपका 25 का है उसको रख दिया गया है उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट 2025। नेक्स्ट पॉइंट, वक्फ का फॉर्मेशन कैसे होता था उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन यहाँ देखने को मिलेगा। तो 1995 में मेंशन था कि जो वक्फ होता है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। एक होता है आपका डिक्लेयर कर दो, एक होता है यूजर के द्वारा, और एक होता है इंडाउमेंट। इंडाउमेंट को हम कहते हैं वक्फ अलाल औलाद। ठीक है, नाउ 25 में जो यूजर वाला मेथड है उसको हटा दिया गया है। जी हाँ, वक्फ बाय यूजर को रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन और एंडाउमेंट आपका अलाउड है। जो डोनर्स होंगे उनको कम से कम मुस्लिम प्रैक्टिस करना है फॉर 5+ ईयर्स एंड ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक, उनको प्रॉपर्टी का ओनर कम से कम 5 साल से ज्यादा रहना जरूरी है और वो मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो मिनिमम 5+ ईयर्स। वक्फ अलाल औलाद जो है, ये जो आपका एंडाउमेंट है, इसके बेसिस पे हम इनहेरिटेंस राइट्स फीमेल एयर्स को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करी जाएंगी। नाउ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, तो 1995 के एक्ट में इस चीज को लेके कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2025 के एक्ट में लिख दिया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ, जिस पर वक्फ का ठप्पा लगा हुआ है, अब वो वक्फ नहीं रह जाएगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसको आज की डेट में वक्फ कंसिडर किया जा रहा है वो अब वक्फ नहीं रहेगा। कलेक्टर विल रिजॉल्व द ओनरशिप डिस्प्यूट, जो भी ओनरशिप डिस्प्यूट्स हैं उसका रिजॉल्व कलेक्टर करेंगे और वो जाके स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पावर टू डिटरमाइन द वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी को पता करने के लिए क्या पावर है, तो 1995 के एक्ट में वक्फ बोर्ड्स के पास पावर थी इंक्वायर करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए। 25 के एक्ट से इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। सर्वे की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 95 में ये सर्वे कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स कंडक्ट करते थे। 25 में कह दिया गया है ये सर्वे कलेक्टर्स करेंगे और जो पेंडिंग सर्वेज हैं उनको फटाफट कंप्लीट करा जाए स्टेट रेवेन्यू लॉस के तहत। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो 95 का एक्ट जो था वहां पे कहा जाता था कि ऑल मेंबर्स हैड टू बी मुस्लिम इंक्लूडिंग 2 वुमेन। ठीक है, 2 महिलाओं का होना जरूरी है, लेकिन सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम होंगे। 25 के एक्ट में ये कहा है कि 2 मेंबर्स जो होंगे दे विल बी नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, 2 मेंबर्स आपके नॉन मुस्लिम्स होंगे। एमपीज, फॉर्मर जजेस, एमिनेंट पर्संस मुस्लिम्स नहीं हो, उनका होना मुस्लिम जरूरी नहीं है।
Only representative of Muslim organizations, Islamic scholars and board chairpersons must be Muslim. मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे कंपोजिशन में वो मुस्लिम होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे और बोर्ड चेयरपर्सन्स वही मुस्लिम हो सकते हैं। कोई भी जज मुस्लिम नहीं होगा, कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी जज नहीं होगा, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं होगा और 2 मुस्लिम विमेन मेंबर्स अभी भी मैंडेटरी होंगी। वक्फ बोर्ड की कॉम्पोजिशन की बात कर लें जो आपका स्टेट लेवल पे काम करेगा, तो 95 में ये था कि 2 मेंबर्स तक रहेंगे जो कि इलेक्ट होंगे आपके मुस्लिम एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज या बार काउंसिल से और एटलीस्ट 2 महिला मेंबर्स रहेंगी। 25 का एक्ट आपका ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी हर एक बैकग्राउंड से। नॉमिनीज का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, मस्ट इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम शिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम एंड 1 मेंबर ईच फ्रॉम बोरा एंड आगा खानी सेक्ट, ठीक, एंड 2 मुस्लिम विमेन मेंबर्स। ये होगा वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करी जा रही है अलग अलग सेक्टर से लोगों को लाके कि भाई डिफरेंट आइडियाज रहे और एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनी रहे। ट्राइब्यूनल की बात कर लो तो ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन क्या होगा। 95 का एक्ट कहता था कि क्लास 1 के जो जज होंगे, जज डिस्ट्रिक्ट सेशन या सिविल जज जो हैं वो इसको हेड करेंगे, जिसमें आपका स्टेट ऑफिसर होगा एडीएम रैंक का और मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होंगे। अब वाला जो एक्ट है वो ये कह रहा है कि मुस्लिम लॉ जो एक्सपर्ट है वो आपके रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक। कॉम्पोजिशन में आपके फॉर्मर या करंट डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे एज अ चेयरमैन एंड करंट या फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी होंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ये लोग आपके रहने वाले हैं। ट्राइब्यूनल की अपील होगी कि नहीं होगी। 95 का एक्ट कहता था कि जो ट्राइब्यूनल के डिसीजंस होंगे वो फाइनल होंगे एंड कोर्ट्स इंटरवीन करेगी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में। 25 का एक्ट कह रहा है कि फाइनलिटी क्लॉज को रिमूव कर दिया, विच मींस अब जो आपके ट्राइब्यूनल के डिसीजंस है वो फाइनल नहीं है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज। व्हाट अबाउट द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 95 का एक्ट कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वक्फ अकाउंट्स कभी भी ऑडिट कर सकती है, जबकि 25 का एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, रजिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए एंड बोर्ड प्रोसीडिंग्स के लिए। इसके तहत 2025 का एक्ट जो है वो कैग को डायरेक्ट कर रहा है, विच मींस कंटेम्प्रेलर एंड ऑडिटर जनरल को और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को कि आप वक्फ अकाउंट की ऑडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे काफी मेजर चेंज हमने देखा। नाउ सेपरेट वक्फ बोर्ड कुछ अलग सेक्ट्स के लिए बनाए जाएंगे, विच मींस 95 का एक्ट कहता था कि सेपरेट वक्फ बोर्ड सुन्नी और शिया सेक्ट के लिए बनाया जाएगा अगर शिया वक्फ 15% से ज्यादा होल्ड कर रही है सारे वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, या जो भी स्टेट की वक्फ इनकम है उसके 15% से ज्यादा अगर शिया वक्फ होल्ड कर रहा है तो उनके लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। जबकि 25 का एक्ट कह रहा है कि सेपरेट बोर्ड बनाया जाएगा बोरा, आगा खानी, शिया और सुन्नी सेक्ट के लिए विदाउट एनी एलिजिबिलिटी। नाउ व्हाट आर द की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैंने जब आपको डिफरेंस बताया तो उसके बेसिस पे आपको काफी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई नई चीज है तो हम इसके थ्रू देख लेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द 2025 का एक्ट कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला तो नॉन एप्लीकेबिलिटी क्लॉज की बात कर लेते हैं। ये जो एक्ट है ये आपका किसी भी ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होगा, किसी भी नाम से, कोई भी नाम से आपका ट्रस्ट हो, ये एक्ट आपका किसी भी ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होगा, भले वो कमेंसमेंट के पहले का हो, भले वो कमेंसमेंट के बाद का हो, ठीक है। दूसरा, अगर वो ट्रस्ट किसी सेपरेट पब्लिक चैरिटी लॉ से रन कर रहा है, इवन उसको मुस्लिम ने एस्टैब्लिश करा है वक्फ लाइक पर्पस के लिए, तो भी उस पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, नए डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी गई है आगा खानी वक्फ की एंड बोरा वक्फ की, विच मींस यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी वक्फ वेरिएशन को एक्नॉलेज करा गया है विद इन द मुस्लिम सेक्ट। दिस इज समथिंग न्यू। अब नए प्रोविजन क्या इंसर्ट करे गए हैं, तो सबसे पहले सेक्शन 3A की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग विद सेक्शन नंबर्स, जिससे कि आपको फर्दर इस एक्ट को याद करना रहे तो भी सिंपल हो जाए। तो कंडीशंस ऑफ वक्फ की बात कर लेते हैं। तो वक्फ आपका कौन क्रिएट करेगा, वो एक लॉफुल ओनर ही क्रिएट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। वक्फ अलाल औलाद जो है, इट मस्ट नॉट ओवरराइड इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक है। ये जो टर्म है आपका, ये किसी भी कीमत पे इनहेरिटेंस राइट को ओवरराइड ना करे,
ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, जिसमें विमेन एयर्स की भी राइट आएगी। Now coming to the section 3B which talks about the online filing of वक्फ details। जितने भी वक्फ होंगे उसको डिजिटली रजिस्टर करा जाएगा नेशनल पोर्टल और डेटाबेस पे। सेकेंड पॉइंट, जो इसकी डेडलाइन होगी वो 6 महीने की होगी। जितना भी वक्फ आपका जैसे रजिस्टर होगा उसको डिजिटली आप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे एंड देन ये डेडलाइन आपकी 6 मंथ्स की होगी, जिसको किसी भी एक्सेप्शनल केस में ट्रिब्यूनल एक्सटेंड कर सकता है। इसमें जो डिटेल्स होंगी उसमें क्या क्या मेन होगा, तो दैट विल बी द बाउंड्री, पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑक्यूपायर हो गया, देन क्रिएटर प्रॉपर्टी का क्रिएशन डेट हो गई, वक्फ डीड हो गई, मुतावली मैनेजर कौन है, एनुअल इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स क्या रहे हैं, रेवेन्यू ड्यूज क्या है, एलोकेशंस एक्सेट्रा मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो रखी जाएंगी। सेक्शन 3C की बात करें तो रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ है, विच मीन्स हर एक डिक्लेयर्ड वक्फ जो होगा वो आपका लीगली वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी वक्फ को डिक्लेयर कर दिया तो दैट इज वैलिड, वो इनवैलिड भी हो सकता है। डिस्प्यूट्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे जो कि कलेक्टर के रैंक के ऊपर के होने चाहिए। देन अनटिल डिसीजन प्रॉपर्टी वोंट बी ट्रीटेड एज वक्फ, जब तक कि डिसीजन नहीं आ जाता प्रॉपर्टी को हम वक्फ की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इफ डिटरमाइन टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिटरमाइन करी गई तो फिर करेक्शन जो है रिकॉर्ड्स में करने जरूरी होंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 3D कह रहा है कि कोई भी डिक्लेरेशन अगर प्रोटेक्टेड एरिया या मॉन्यूमेंट को आप वक्फ डिक्लेयर कर रखे हो तो कोई भी डिक्लेरेशन जो एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत अगर डिक्लेयर करा गया है तो दैट विल बी वॉइड। नाउ रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वे की बात कर लेते हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 4 आपका, ठीक है। तो जो भी आपके प्रिलिमिनरी सर्वेज थे उनको बदल के अब नाम रख दिया गया है सर्वे ऑफ ऑकफ। जो पेंडिंग सर्वेज हैं वो सर्वे कमिश्नर से कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पब्लिक नोटिस म्यूटेशन के पहले दी जाएगी 90 दिन पहले, 2 डेली न्यूज़पेपर्स में और 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात करें तो ये कॉम्पोजिशन आपका रिवाइज करा गया है, विच मीन्स जो चेयरपर्सन होंगे ये वो यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज होंगे। सेकेंड, आपके 3 MPs होने जरूरी है, जिसमें से 2 लोकसभा के होंगे और 1 राज्यसभा के होंगे। अपॉइंटेड मेंबर्स की बात करें तो 2 विमेन और 2 नॉन मुस्लिम विमेन का होना मैंडेटरी है। सॉरी, 2 नॉन मुस्लिम का है ना, 2 विमेन और 2 नॉन मुस्लिम का मैंडेटरी है होना। जितने भी अपॉइंटेड मेंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में ये 2 विमेन हो सकती हैं और 2 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, विच मीन्स 3 तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से होंगे नेशनल इंपॉर्टेंस के, 3 आपके बोर्ड चेयरपर्सन होंगे रोटेशन वाले रहेंगे, फिर 1 मुतावली आपका रहेगा जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर, मतलब ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुतावली ऑफ सेवरल वक्फ एंड जिसकी इनकम ग्रॉस इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 3 मुस्लिम लॉ स्कॉलर्स होंगे, 2 फॉर्मर जजेस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, 1 नेशनली एमिनेंट एडवोकेट होगा, 4 एक्सपर्ट्स होंगे, है ना, वो एक्सपर्ट्स आपके एडमिन, फाइनेंस, आर्किटेक्चर, मेडिसिन के हो सकते हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होगा। ये इतना भयंकर कॉम्पोजिशन आपका रहने वाला है। देन बोर्ड्स फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक बोर्ड क्रिएट कर सकती है बोराज और अगा खानीज के लिए, और जो आपके जितने भी स्टेट हैं वक्फ बोर्ड वाले वहाँ पे उनके लिए जो बोर्ड बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग हम दिल्ली का यूटी ले लें तो वहाँ पे 11 मेंबर्स रहेंगे जिनको स्टेट नॉमिनेट करेगा। की ओमिशंस और न्यू डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या मेजर चीजें हटाई गई हैं। तो जो नो कॉन्फिडेंस रिमूवल था चेयरपर्सन का, इसका प्रोविजन हटा दिया गया है। वक्फ डीड अब मैंडेटरी है, अब वक्फ को क्रिएट करने के लिए डीड इज मैंडेटरी, इंस्ट्रूमेंट इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन करने पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा पोर्टल के द्वारा। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेक्शन 50 कैपिटल ए ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अगर पर्सन बिलो 21 ईयर्स है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्टेड रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी एनक्रोच करने के लिए गिल्टी रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टू बी अ मुतवली। ट्राइब्यूनल कॉम्पोजिशन रिवाइज करके क्या कर दिया गया है कि अब एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा जो चेयरपर्सन होंगे, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होगा और एक एक्सपर्ट होगा मुस्लिम लॉ या फिर जूरिस्प्रूडेंस का। लास्ट बात कर लें तो एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट का, यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 अब वक्फ रिलेटेड क्लेम्स पर भी अप्लाई होगा जिसमें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होंगी।
तो ये था आपका ओवरव्यू वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। नाउ व्हाई दिस अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस अमेंडमेंट मैटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द मेन थिंग। जी हाँ, ये ओवरसाइट को बढ़ाएगा, ये रेगुलेशंस बढ़ाएगा, जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल ना हो सके, मिसमैनेजमेंट ना हो सके। दूसरा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे प्रोसेस बार बार जब आपके अपडेट होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। और जो भी डिलेज हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे, जब काम आगे नहीं बढ़ रहा था, वो सारे डिलेज को दूर करा जा सकेगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये एक तरह से स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज लेकर आ रहा है। वक्फ बोर्ड की पावर को बढ़ा रहा है, जिससे कि जो भी इंक्रोचमेंट और इलीगल ट्रांसफर है उसको रोका जा सके। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, तो ये मोर विमेन एंड नॉन मुस्लिम्स को मैंडेट कर रहा है वक्फ बोर्ड पे टू प्रमोट द डाइवर्सिटी एंड द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इश्यूज, तो ये नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है करप्शन टैकल करने के लिए एंड इनएफिशिएंसी टैकल करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। अब क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, जी हाँ क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसी वजह से इसको चैलेंज भी किया जा रहा है। तो क्या क्रिटिसिज्म है वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये चीजें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। तो क्रिटिसिज्म का पहला पॉइंट है, लोगों का कहना है कि ये रिलीजियस राइट्स को वायलेट कर रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम को अंडरमाइन कर रहा है, विच मीन्स आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 को वायलेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर रहा है वक्फ बोर्ड में, जिससे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी जो ऑटोनॉमी है वो अफेक्ट हो रही है। अब हम अपने रिलीजियस एसेट्स को अपने हिसाब से मैनेज सिर्फ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है क्रिटिसिज्म का वो ये है कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया गया है। तो ये जो एक्ट है ये एक्सटेंसिव पावर दे रहा है स्टेट अथॉरिटीज को ओवर द वक्फ मैटर, जो कि ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच इनको देखने में मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी वजह से जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो डिले हो सकता है थ्रू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। लैक ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, तो ये जो एक्ट है ये क्रिटिसाइज करा जा रहा है, क्योंकि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है वो बाईपास हो रहा है, एंड जिसके तहत हमारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं अबाउट द फेयरनेस एंड द कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। निग्लेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल यूज, तो जो प्रोविजन है उसको रिमूव करके फॉर रिकॉग्नाइजिंग द वक्फ बाय यूजर, यहाँ पे वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। तो इस प्रोविजन को रिमूव करके एक्ट जो है वो एलियनेटिंग प्रॉपर्टीज को रिस्क में डाल रहा है, जिन्होंने एक लंबे समय तक रिलीजियस पर्पस के लिए जिनको रखा गया है बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के, तो इनके हिसाब से ये भी गलत है। नाउ इंक्रीज लीगल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन पावर फ्रॉम वक्फ ट्रिब्यूनल टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वक्फ ट्रिब्यूनल से इस पावर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना, ये पावर ट्रांसफर करी जा रही है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को बढ़ा सकता है एंड रेजोल्यूशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। कंसर्न ओवर नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, अगेन जो नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में मैंडेट इंक्लूड किया गया है, इसको क्रिटिक्स एक तरह से प्रॉब्लमैटिक देख रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा पता भी नहीं है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोटेंशियल पे उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, और रिलीजियस कैरेक्टर भी उनको वक्फ गवर्नेंस का नहीं पता है, तो इस पे क्रिटिसिज्म शो हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके क्रिटिसिज्म के भी पॉइंट्स। तो मैंने ओवरऑल आपको डिस्कस कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या चैलेंजेस है, मेजर इश्यूज क्या थे वक्फ एक्ट 1995 के, देन मुसलमान 1923 वाला जो आपका एक्ट था उसको रिपील करने के बारे में भी हमने पूरी बात करी, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, क्या क्रिटिसिज्म है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन 95 और 2025 के एक्ट के बीच में, देन 25 का पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कर देना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट बल्कि हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लीगल अपडेट वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको फटाफट मिल जाएंगी जैसे ही मैं वीडियो या सेशन लाइव लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।